हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ लैंडमार्क जजमेंट, जिनको हम सदाबहार जजमेंट भी बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसे जजमेंट हैं जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए 2024 के आरजीएस में भी इनके पूछे जाने के हाई चांसेस है। तो ये सारे जजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 14, जहां पे हम बात करते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द में न सिर्फ पुरुष और महिला बल्कि थर्ड जेंडर को भी अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो वो इस मामले में किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और 2024 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता की पुष्टि की और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फ्रीडम ऑफ द ट्रांसजेंडर एंड रिकॉग्नाइज्ड देम एज द थर्ड जेंडर। तो थर्ड जेंडर के रूप में फाइनली इनको रिकॉग्निशन मिली नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। अगला मामला हम डिस्कस करते हैं श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन नंबर 66A। तो सेक्शन नंबर 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था श्रेया सिंगल के मामले में, क्योंकि ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 66A, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसका वोलेशन करते हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद में अगला मामला है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आर्टिकल 21, ये मामला जो है आर्टिकल 21 जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, उसके संबंध में है। अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। तो इस मामले में कहा गया था कि आर्टिकल 21 है, उसमें सिर्फ आपको जो कार्यपालिका है उनके कृत्यों के विरुद्ध ही संरक्षण है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। मतलब विधायिका का मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे कोई लॉ बना सकती है जो कि 21 के वायलेशन में हो, ऐसा इस मामले में कहा गया था। ओके, आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन, which means legislature can deprive a person of this right by making law। लेकिन बाद में इसको पलट दिया गया था, लेकिन इसमें ये कहा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट मामला है। उसके बाद में हम आते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं या आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो मेनका गांधी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन के निर्णय को इसी में ही पलटा था। A.K. गोपालन, जिसमें क्या कहा गया था कि हर व्यक्ति को जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्ट के विरुद्ध ही संरक्षण है। अंडर आर्टिकल जो उनका राइट है 21 में, उसको सिर्फ जो कार्यपालिका के कृत्य है उसके विरुद्ध ही प्रोटेक्शन है। लेकिन मेनका गांधी ने इसको रिवर्स किया और कहा कि नहीं, आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसके कृत्यों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। एवं विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है, उचित, ऋजु और युक्त होनी चाहिए। आर्टिकल 21 में हम ये देखते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के दौरान। तो जो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है जो कि विधि के अधीन विहित है, वो भी कैसी होनी चाहिए? वो भी जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। ये कहा गया मेनका गांधी के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट ऑफ द गोपालन केस बाय टेकिंग अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, हेल्ड दैट आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन नॉट ओनली against the acts of the executive but also against the legislature. A person can be deprived by law on the condition that the procedure prescribed by law is reasonable, fair and just। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं related to Article 21। इसके बाद में हम बात करते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1984 का ये मामला है। इसमें एक
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई थी और उसके माध्यम से जो बंधुआ मजदूर थे उनको रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किए गए थी। तो इन अ मैटर कंसर्निंग रिलीज ऑफ बाउंडेड लेबर रेज्ड बाय द वे ऑफ PIL द सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शंस फॉर द रिलीज। नेक्स्ट मामला है शाहबानो केस। शाहबानो वर्सेस अहमद खान का जो मामला है ये रिगार्डिंग द मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस जो CRPC के सेक्शन 125 में दिया जाता है। तो इस मामले में ये कहा गया कि सेक्शन नंबर 125 ऑफ CRPC जो है वो सेक्युलर नेचर की है, धर्मनिरपेक्ष नेचर की है। मतलब ये सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि मुस्लिम विमेंस पर भी एप्लीकेबल है। तो एक मुस्लिम महिला भी अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस ले सकती है। तो शाहबानो बेगम को में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण प्रदान करने की जो याचना की थी उसको स्वीकार यहां पर किया गया था। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। नवतेज सिंह जौहर के मामले में, इस ऐतिहासिक मामले में सेक्शन 377 IPC के सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हम जो IPC 1860 पढ़ रहे हैं उसमें वो सेक्शन है, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें इस सेक्शन को कंप्लीटली हटा दिया गया है क्योंकि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस मामले में IPC के सेक्शन 377 पर सर्वसम्मति फैसला सुनाया गया जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से अब बाहर कर दिया गया है। तो 5 जजेस की जजमेंट की एक बेंच थी जिन्होंने यूनामिनसली इस पे डिसीजन सुनाया और जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अब एक ऑफेंस नहीं रही है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा का मामला एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले के बेसिस पे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बना है जो कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये अधिनियम 2013 का है जो इस एक्ट के बाद ही बना है। जो ये गाइडलाइंस इशू की गई थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, तो 13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की गई थी जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करती है और साथ साथ में जो एम्प्लॉयर है उसके साथ साथ में जो अन्य व्यक्ति है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उनके लिए महिलाओं के लिए एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रदान करना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ जहां पे हमने महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया है तो काम करने का अधिकार देने के साथ साथ में अगर हम उनको सेफ एनवायरनमेंट देंगे तभी उनके काम करने के अधिकार का सेंस बनेगा। तो इसीलिए एक्ट पास किया गया है 2013 में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट है बिजोय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बोलने के अधिकार में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। राइट टू स्पीक इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट। ये जो मामला है वो सेक्शन नंबर आर्टिकल 19(1) जहां पे हमें राइट मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला हुआ है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें राइट टू रिमेन साइलेंट का भी राइट दिया गया है। इस मामले में हुआ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जहां पे आपको बोलने का राइट है वहां पे आपको उसके अंतर्गत चुप रहने का भी राइट है। इसमें कहीं पर भी राष्ट्रगान का अपमान नहीं हो रहा है, वो सिर्फ चुप है, गा नहीं रही है, लेकिन सम्मान पूर्वक वो वहां पर खड़े हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला मामला है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो का जो मामला है वो ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक उल बिद्दत कहते हैं, के संबंध में है। तलाक उल बिद्दत एक ऐसा तलाक का प्रकार है जो बहुत ही घृणित माना जाता है क्योंकि ये इर्रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक है जिसमें एक बार तलाक लेने के बाद में उसे वापस नहीं किया जा सकता है। तलाक एक बार कर दिया है, बोल दिया है, चाहे नशे में बोलो या मजाक में या गुस्से में, बाद में आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से यह माना कि ये जो 3 तलाक है ये स्पष्ट रूप से मनमाना है। वैवाहिक बंधन को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा सुलह अथवा उसे बचाए जाने के किसी भी प्रयास के बिना सनकी तरीके से और मनमाने ढंग से तोड़ा जाता है। इसलिए तलाक के इस रूप को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत
निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए। द कोर्ट हेल्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 3.2 दैट ट्रिपल तलाक इज manifestly arbitrary in the sense that the marital tie can be broken capriciously and whimsically by a Muslim man without any attempt of reconciliation so as to save it. This form of talaq must therefore be held to be violative of the fundamental right contained under Article 14 of the Constitution of India. उसके बाद में हम बात करते हैं IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भविष्यदर्शी का सिद्धांत कौन से मामले में पारित किया गया, तो इसमें ही कहा गया था। तो इस मामले में संविधान के भाग 3 में संशोधन के संबंध में विवादकों का पुनरीक्षण किया गया था। यह भी निर्णित किया गया था कि विधायिका को मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने के लिए संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला मामला है जो आज का हमारा लास्ट मामला है, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो मामला है उसमें जो है ये कहा गया कि आर्टिकल 24 जो है, जिसमें आर्टिकल 13 का क्लोज नंबर 5 जो है वो इंसर्ट किया गया था। 5 है या 4 है, यस, वो इंसर्ट किया गया था, आई थिंक 4 है, वो इंसर्ट किया गया था और गोलकनाथ का जो जजमेंट है उसको पलट दिया गया था। और साथ ही साथ में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो केशवानंद भारती के मामले में ही किया गया था। और साथ में ये भी कहा गया था कि प्रियम्बल जो है, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कई बार आपसे इनरी बैरूबारी का मामला भी पूछ लिया जाता है। तो इनरी बैरूबारू में कहा गया था कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। साथ ही साथ आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसी मामले में किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इतने ही केसेस डिस्कस करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।